नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके स्टडी के इस बेहद खास और प्रीमियम मास्टर क्लास में। आज हम भारतीय कला और संस्कृति के एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो ना केवल हमारी आध्यात्मिक विरासत है, बल्कि सच कहूं तो प्राचीन विज्ञान और अद्भुत इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के सेशन में उतरते हैं। इस मास्टर क्लास में हम फैक्ट्स को रटेंगे बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हम राजाओं, राजवंशों और हमारी जियोग्राफिकल लोकेशंस के बीच के उस लॉजिकल कनेक्शन को समझेंगे। ये एक ऐसा शानदार सफर होने वाला है जो वास्तुकला के प्राचीन विज्ञान से शुरू होकर पूरे भारत को जोड़ने वाले उन विशाल ब्रह्मांडीय और भौगोलिक नेटवर्क्स तक जाएगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा हो। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे मैक्रो ब्लूप्रिंट से, फिर गहराई में जाएंगे माइक्रो इंजीनियरिंग की, उसके बाद सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, फिर ब्रह्मांडीय नेटवर्क, अल्टीमेट सिंथेसिस और एकदम आखिर में अपनी तैयारी को परखने के लिए होगा दी एग्जाम क्रूसिबल, यानी हमारा फेवरेट MCQ राउंड। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द ब्लूप्रिंट यानी विशाल भौगोलिक ढांचा। अब जरा स्क्रीन पर इस शानदार 3D मैप को देखिए। भारत के नक्शे पर चमकते हुए ये जो सुनहरे नोड्स आपको दिख रहे हैं ये केवल मंदिर नहीं हैं। ये प्राचीन काल के एक अत्यंत उन्नत विज्ञान का हिस्सा हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक जियोग्राफिकल नेटवर्क बनाते हैं। और देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं पे आजकल रटे रटाए ज्ञान से ज्यादा इन स्थानों के कंसेप्ट पर सवाल आते हैं। एग्जाम में अक्सर स्टाइल और लोकेशन को मैच करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह यही है कि रटने के बजाय इस तरह मैप के जरिए इनके लॉजिक को डिकोड करना ही सबसे सॉलिड स्ट्रैटेजी है। मैक्रो लेवल को समझने के बाद अब जरा माइक्रो लेवल पर चलते हैं। सेक्शन 2, दी इंजीनियरिंग, यानी हमारी अद्भुत मंदिर वास्तुकला। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर 3 बेहद खूबसूरत 3D मॉडल्स हैं जो भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियों को दर्शाते हैं। बाईं ओर देखिए, ये नागर शैली है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत यानी हिमालय से लेकर विंध्य तक फैली है। इसका आधार बिल्कुल वर्गाकार यानी स्क्वायर होता है और इसका शिखर ऊपर की ओर एक सीधी रेखा में होता है। बिल्कुल बीच में जो है वो है भव्य द्रविड़ शैली, जो हमारे दक्षिण भारत की शान है। इसमें आपको विशाल पिरामिड के आकार के विमान और बेहद भव्य प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे। और दाईं ओर है बेसर शैली, जो बेसिकली नागर और द्रविड़ का एक हाइब्रिड या मिलाजुला रूप है। अब यहाँ एग्जाम के लिए एक बोनस फैक्ट नोट कर लीजिए। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है और होयसल राजवंश के जो तारा आकार यानी स्टार शेप्ड मंदिर है वो इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वास्तुकला के इस अंतर को और भी आसानी से समझने के लिए इस तराजू वाले विजुअल पर गौर कीजिए। एक तरफ दक्षिण का वो विशाल गोपुरम है और दूसरी तरफ उत्तर भारत का शिखर। होता क्या है कि द्रविड़ शैली में गोपुरम, जिसे हम मुख्य प्रवेश द्वार कहते हैं, वो अक्सर मुख्य मंदिर के विमान से भी ज्यादा ऊंचे और बहुत ही ज्यादा अलंकृत होते हैं। मतलब दूर से ही उनकी भव्यता दिख जाती है। जबकि नागर शैली में ऐसा नहीं है। उसमें सबसे ऊंचा बिंदु शिखर होता है जो सीधे गर्भगृह के ठीक ऊपर स्थित होता है। परीक्षा के लिए बस इतना याद रखिएगा कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर इन विशाल गोपुरमों और द्रविड़ शैली का सबसे चरमोत्कर्ष उदाहरण है। उसे देखते ही आपको इस शैली की पूरी भव्यता समझ आ जाएगी। अब देखिए कैसे अलग अलग जगहों का भूगोल वहां की वास्तुकला को बदल देता है। स्क्रीन पर इन 4 अलग अलग ज्योग्राफिकल ब्लॉक्स को ध्यान से देखिए। ऊपर जम्मू कश्मीर में बर्फीली वादियों के बीच हमारा रघुनाथ मंदिर है। थोड़ा और ऊपर लद्दाख के शुष्क और ठंडे पहाड़ों में अलची मठ है। इसे रिंचन जांगपो ने बनवाया था और यहाँ आपको एकदम स्पष्ट तिब्बती प्रभाव देखने को मिलेगा। अब नीचे की ओर आएं तो ओडिशा के तट पर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया कोणार्क का सूर्य मंदिर खड़ा है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में नाविक समुद्र से इसके गहरे रंग को देखकर इसे इसी नाम से पुकारते थे। और अंत में कर्नाटक के हरे भरे परिदृश्य में हम्पी का विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर है। सच कहूं तो ये भौगोलिक विविधता ही हमारे भारत की वास्तुकला की असली ताकत है। तो वास्तुकला और इंजीनियरिंग की बात तो हो गई। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था यानी रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। स्क्रीन पर ये जो सुनहरा कलश और लकड़ी के पहिए आप देख रहे हैं ये ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर की विशाल अर्थव्यवस्था और उसकी गहरी संस्कृति के प्रतीक हैं। आपको बता दूं, इस मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोडगंगदेव ने शुरू किया था, लेकिन इसे इसका वर्तमान स्वरूप अनंग भीमदेव ने 1174 ईस्वी में दिया था।
यहाँ की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यहाँ की मूर्तियाँ किसी पत्थर या धातु की नहीं बनी है, बल्कि दारू यानी एक विशेष पवित्र लकड़ी की बनी है, और इन्हें नव कलेवर परंपरा के तहत समय समय पर बदला जाता है। इसके अलावा इमेजिन कीजिए, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जहाँ 500 रसोइये और 300 सहयोगी रोज खाना बनाते हैं, और ये पूरी संस्था लगभग 60,000 एकड़ से अधिक भूमि का प्रबंधन करती है ना कमाल की बात? अब इस विजुअल को देखिए, सोने की सिल्लियों पर टिका ये मंदिर, और यकीन मानिए ये कोई ग्राफिक अतिशयोक्ति नहीं है। ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की वास्तविक आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी, जिसे वेंकटाद्रि कहते हैं, वहां स्थित इस मंदिर की कुल संपत्ति दुनिया के कई छोटे देशों की जीडीपी से भी कहीं अधिक है। यहाँ कल्याणकट्टा में बाल दान करने की एक बहुत बड़ी और पुरानी परंपरा है, और इनके विश्व प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम की तो बात ही अलग है। इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग भी मिला हुआ है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्टेट बैंक सहित हमारे कई बैंकों में तिरुपति मंदिर का लगभग 11.3 टन शुद्ध सोना जमा है। तो अगर आसान भाषा में समझें तो ये केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि भारत का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस भी है। अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, ब्रह्मांडीय नेटवर्क यानी स्पिरिचुअल और कॉस्मिक ग्रिड। मैप पर चमकते हुए ये जो नियॉन आर्क्स आपको दिख रहे हैं, ये बस यूं ही खींची गई कोई डिजाइन या लकीरें नहीं है। ये असल में हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच का एक सॉलिड कनेक्शन है। ये ज्योतिर्लिंग केवल पूजा के स्थान नहीं है, बल्कि अगर आप ध्यान से सोचें तो ये भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक अखंडता के प्राचीन मैपिंग पॉइंट्स हैं। गुजरात के सोमनाथ से लेकर बिल्कुल नीचे तमिलनाडु के रामेश्वरम तक, और उत्तर में काशी से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी के तट पर स्थित मल्लिकार्जुन तक, ये सारे तीर्थ स्थल पूरे देश को एक अदृश्य सूत्र में पिरोते हैं। प्राचीन काल में हमारी राष्ट्रीय एकता को यानी नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करने के लिए ही इस पूरे नेटवर्क की तीर्थयात्रा का ऐसा विधान बनाया गया था। अब एग्जाम के नज़रिए से इस खूबसूरत 3D वाटर डायोरामा पर थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही हाई यील्ड तथ्य छुपे हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिप्रा नदी के तट पर है, और ध्यान दीजिएगा, ये पूरे भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यम की मानी जाती है, इसलिए काल के अधिपति महाकाल का मुख दक्षिण की ओर रखा गया है। वहीं मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर नर्मदा नदी में मंधाता द्वीप पर स्थित है, जो प्राकृतिक रूप से ही ओम के आकार का बना हुआ है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। अक्सर परीक्षाओं में इन नदियों और स्थानों का कॉम्बिनेशन फंसाने के लिए पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। ज्योतिर्लिंगों के इस विशाल नेटवर्क के साथ ही 51 शक्तिपीठों का एक और बहुत बड़ा नेटवर्क जुड़ा है, जिसे आप इस चमकते हुए गुलाबी कमल और लाल नोट्स के जरिए समझ सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के अंगों के गिरने से इन स्थानों का निर्माण हुआ था, जो पूरे ब्रह्मांड में स्त्री और पुरुष ऊर्जा के सटीक संतुलन का प्रतीक हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि ये शक्तिपीठ आज की हमारी राजनीतिक सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। आप देखिए, पाकिस्तान के कराची में हिंगलाज माता मंदिर से लेकर असम में कामाख्या, जहाँ प्रसिद्ध अंबुबाची मेला लगता है, और हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी तक, ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और यहाँ तक कि श्रीलंका तक फैले हुए हैं। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक साझा सांस्कृतिक इकाई के रूप में आपस में जोड़ते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 5 पर, अल्टीमेट सिंथेसिस, यानी वो अद्वितीय संगम जहां ये दोनों महानेटवर्क आपस में मिलते हैं। इस चमकते हुए वेन डायग्राम को देखिए, किसके बिल्कुल बीचों बीच इंटरसेक्शन पर एक लाल रंग का हृदय बना है। ये पूरे भारत में आध्यात्मिक ऊर्जा के 2 सबसे बड़े नेटवर्क्स का मिलन बिंदु है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत के भूगोल में केवल एक ही ऐसा स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ इन दोनों महानेटवर्क्स के बिल्कुल इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन पर स्थित है, और वो अद्वितीय स्थान है झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वो स्थान है जहां माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह एक शक्तिपीठ है, और चूंकि यहां भगवान शिव भी विराजमान है, इसलिए ये एक ज्योतिर्लिंग भी है। एग्जाम के लिए यह एक बहुत ही अनोखा और निर्विवाद तथ्य है, जिसे आपको भूलना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है हमारी परीक्षा की कसौटी का। सेक्शन 6, द एग्जाम क्रूसिबल। आइए अब तक सीखे गए तथ्यों का लाइव क्लासरूम स्टाइल में क्विक टेस्ट करते हैं हमारे फेवरेट एमसीक्यू राउंड के साथ। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल,
द्रविड़ शैली की वास्तुकला के संदर्भ में विमान और गोपुरम में क्या अंतर है? सोचिए जरा। बिल्कुल, इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दक्षिण भारतीय मंदिरों में जो बाहर की तरफ विशाल और भव्य प्रवेश द्वार होते हैं उन्हें गोपुरम कहा जाता है, जबकि अंदर गर्भगृह के ठीक ऊपर जो पिरामिड के आकार का शिखर होता है उसे विमान कहते हैं। हमने जो तराजू वाला कंसेप्ट देखा था ना, उससे ये एकदम स्पष्ट है कि कैसे गोपुरम अक्सर मुख्य विमान से भी ज्यादा ऊंचे बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल इस नीले स्क्रॉल पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर को उसके वर्तमान स्वरूप में लाने का श्रेय किस ओडिया शासक को जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. अनंतवर्मन चोडगंगदेव, बी. नरसिंहदेव आई, सी. अनंग भीमदेव या डी. राजा इंद्रद्युम्न। सही उत्तर है सी. अनंग भीमदेव। याद रखने वाली बात यह है कि निर्माण की शुरुआत तो चोडगंगदेव ने की थी, लेकिन 1174 ईस्वी में इसे आज का जो फाइनल स्वरूप है ना, वो अनंग भीमदेव ने ही प्रदान किया था। परीक्षाओं में ऐसे ही बारीक अंतर हमें फंसाते हैं। अब तीसरा सवाल जो भूगोल और दिशाओं से जुड़ा है। दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात भगवान शिव का धाम कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए. सोमनाथ, बी. महाकालेश्वर, सी. विश्वनाथ या डी. केदारनाथ। एकदम सही उत्तर है बी. महाकालेश्वर, जो उज्जैन में है। हमने डिस्कस किया था ना, शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण यानी काल के देवता यम की दिशा की ओर है। चौथा सवाल, इस पजल विजुअल को देखिए। वह कौन सा स्थल है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल है और 51 शक्तिपीठों में भी? इसका सही उत्तर है सी. वैद्यनाथ, जो देवघर में है। यह हमारे झारखंड की एक बिल्कुल अद्वितीय विशेषता है कि यह इकलौता स्थान सती माता के हृदय यानी शक्तिपीठ और भगवान शिव यानी ज्योतिर्लिंग दोनों का परफेक्ट संगम है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न, तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर के निर्माता राजा राज चोल किस राजवंश से संबंधित थे? ए. पल्लव वंश, बी. चोल वंश, सी. चालुक्य वंश या डी. पांड्य वंश। आसान सा सवाल है, सही उत्तर है बी. चोल वंश। 11वीं शताब्दी में बना ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है और इसके शिखर पर 80 टन का एक ही पत्थर रखा हुआ है, जो आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनलाइन जीके स्टडी के इस मास्टर क्लास से आपको तथ्यों को रटने के बजाय उनके पीछे के लॉजिक और विज्ञान को समझने का एक नया नजरिया मिला होगा। अगर आपको ये प्रीमियम एक्सप्लेनर पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन और सिनेमैटिक कंटेंट लाते रहें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।